जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे प्रोनाउन इंग्लिश में। हम नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं, अब आए हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है प्रो और दूसरा है नाउन, यानी कि सर्वनाम। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ राम जाता है, क्या कहूँ कि राम जाता है, तो क्या मैं इसी को कह सकता हूँ कि वह जाता है? तो देखिए यहाँ पर वह शब्द जो आया राम के लिए आया। मैं कहूँ लक्ष्मी पढ़ती है, तो मैं कह सकता हूँ वह पढ़ती है। जैसे इसी तरह बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनकी जगह पर हम कोई दूसरा शब्द यूज करते हैं। किसकी जगह? नाउन की जगह। तो उसे हम क्या कह देते हैं? प्रोनाउन। मतलब सीधी सीधी बात है कि ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर आते हैं। किसकी जगह पर आते हैं? नाउन की जगह पर, यानी कि नाउन का स्थान ले लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोनाउन इज दैट वर्ड which use in place of noun। मतलब ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहूँ कुत्ता भौंकता है, यह काटता भी है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कुत्ता और इसके लिए क्या आया है? यह है। इसी तरह शिक्षक पढ़ाते हैं, वे समझाते भी हैं। तो देखिए यहाँ पर वे शब्द जो आया शिक्षक के लिए आया, तो ये वे को अंग्रेजी में कहेंगे दे। क्या कहेंगे? दे। और ये टीचर, तो देखिए यहाँ पर हम टीचर को पुनः ना लिख करके उसके लिए किसका यूज कर दिए? दे का। तो ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जो नाउन का स्थान ले ले, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अब तो ये तो प्रोनाउन का अर्थ क्लियर हुआ। डिफिनेशंस ऊपर लिखी हुई है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। तो 11 प्रकार जो होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, हल्का हल्का, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होता नहीं, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम आगे इसमें प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे कि सो दैट हो गया, मच हो गया, मैनी हो गया, एनी हो गया, सम हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, आइदर और नाइदर नॉर, है ना। बहुत सारे, नो सूनर देन, ऐसे बहुत सारे प्रयोग होंगे जिनका प्रयोग हम इनको जानने के बाद ही करेंगे। तो चलिए कुछ हम प्रयोग देख लेते, कुछ हम प्रकार देख लेते हैं। पहले जो टोटल 11 प्रकार होते हैं, 11 प्रकार में से तो पहला नंबर है पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है? पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल का मतलब व्यक्तिवाचक, यानी कि व्यक्तिगत। तो ऐसे प्रोनाउंस जो व्यक्तिगत यूज किए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो खुद के लिए या अपने लिए यूज किए जाते हैं? तो ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। आप याद करिए, मैं कुछ कर्ता लिखाया था, तो जो कर्ता है ना पिछले वीडियो में, कर्ता नाउन नंबर्स में, वही आपके टोटल्स क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है ना, इट, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ये ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? अधिकारवाचक। क्या? अधिकारवाचक
सर्वनाम। अधिकारवाचक का मतलब क्या होता है कि जिसमें अपना अधिकार हो, जिसमें अपना अधिकार हो। तो पजेसिव प्रोनाउन में अधिकारवाचक शब्दों का यूज़ किया जाता है जिसमें अपना खुद का अधिकार। जैसे मैं कह दूँ ये मार्कर है, तो ये मार्कर मेरा है, तो मैं बोलूँगा ये मार्कर मेरा है, तो मैं बोलूँगा यह मार्कर मेरा है। मेरा, तो मेरा यानी कि माई, ये क्या हो गया, अधिकार हो गया। जैसे कह दूँ ये तुम्हारा है, तो तुम्हारा यानी कि योर। तो ये क्या होते हैं, आपके अधिकारवाचक। अब चलिए, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरा के लिए हम लोग माई भी करते हैं, माइन भी करते हैं। तो इन दोनों में कौन सा है, तो कभी भी अधिकारवाचक हो, ध्यान रखिएगा। तो जो चौथा फॉर्म होता है, चौथा फॉर्म क्या होता है, देखिए आई, मी, माई और माइन। तो देखिए ये जो चौथा फॉर्म है माइन, ये होते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मैं कह दूं माई, आवर्स, योर्स, ठीक है ना। इसी तरह है हिज, हर, ETC, ठीक है ना। तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब अधिकारवाचक। ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट भी होते हैं और ये ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जबकि ये हमेशा सब्जेक्ट होते हैं यानी कि कर्ता, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट भी होते हैं, ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी कि दोनों का काम करते हैं। लेकिन जो तीसरा फॉर्म होता है, जैसे कि माई हो गया, ऐसे ही वी, अस, अवर, अवर्स। तो देखिए अवर हो गया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगी। और इनके साथ ध्यान रखिएगा, जो चौथे फॉर्म है ये वाले, इनके साथ कभी भी कोई भी नाउन नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये बहादुर होते हैं और जबकि ये डरपोक होते हैं, इसलिए इनके साथ कोई ना कोई साथ में ज़रूर आएगा। आप भी पढ़े होंगे, तो माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई बैग, माई हैंड, माई पेन, माई बुक, माई बैग, ये सब क्या है। इसी तरह अवर सिस्टर, अवर ब्रदर, अवर फादर, अवर फ्रेंड। तो इनके साथ कोई ना कोई नाउन यानी कि आई, मी, माई, तीसरे फॉर्म के साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगी, कोई ना कोई नाउन इसके साथ जरूर आएगी। और जबकि इसके साथ ध्यान रखिएगा, कोई भी नाउन नहीं आएगी। कारण, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी होते हैं, ऑब्जेक्ट भी होते हैं। प्रकार जो अपना पजेसिव प्रोनाउन होता है एक, तो उसमें से अपन जो आई, वी, यू, दे हैं, आई, ही, सी, इट, ये क्या होते हैं, कर्ता। और जो आई का सेकंड फॉर्म यानी कि मी जो होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और जो तीसरा फॉर्म होता है यानी कि माई, तो आप जान ही चुके हैं कि ये क्या हमेशा डरपोक होते हैं और इनके साथ नाउन ज़रूर आएगी। लेकिन जो आपका थर्ड फॉर्म होता है यानी कि माइन, तो ये हमारा हमेशा बहादुर आदमी होता है, इसलिए इसके साथ कभी भी कोई नाउन नहीं आती। इतना क्लियर हो चुका। अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक। संकेतवाचक प्रोनाउंस में क्या होता है कि इसमें कुछ शब्द होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज। इसके अलावा और भी होते हैं, तो दिस, दैट, दीज और दोज। इनका हम पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन डिटेल से सीखेंगे बाद में, बट अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखें, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ध्यान रखिएगा, ये दिस और दैट है, दिस और दैट हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा एक वचन होता है। और जबकि दीज और दोज बहुवचन होता है। दीज और दोज क्या होता है, बहुवचन। अच्छा चलो, एक वचन इसका मतलब है कि जब कोई एक वस्तु हो, कितनी, सिंगल वस्तु, एक वस्तु हो, अकेली हो, तो हम दिस और दैट का यूज़ करेंगे। और अगर एक से अधिक है तो दीज और दोज का यूज़ करेंगे, अगर एक से अधिक है। लेकिन इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या चीज़ डिफरेंस है, देखिए, अगर कोई वस्तु पास में हो, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वस्तु, जैसे मैं कहूँ ये क्या है, बोर्ड, ठीक है ना, तो ये पास में है, यानी कि हम इसे टच कर सकते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु निकट हो, पास हो, मतलब अपने नज़दीक हो, लेकिन एक हो,
तो हम करेंगे दिस, लेकिन एक वस्तु दूर हो तो एक वस्तु के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, अगर पास में एक से अधिक वस्तुएं हो, जैसे मैं कह दूं कि ये अक्षर है तो पास में है, मैं कह दूं यहाँ पर 10 कुर्सियाँ हैं तो ये कुर्सियाँ हैं, तो ध्यान रखिएगा जब पास में हो लेकिन एक से अधिक हो तो दीज का यूज़ करेंगे। लेकिन दूर में हो, जैसे मैं कह दूँ वहाँ सड़क में बस खड़ी है 10 ठो, तो मैं बोलूँगा वे बसें हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा दोज यूज़ होगा वे के लिए। तो सीधी बात है कि दिस और दीज किसके लिए, निकट की वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये हमेशा एक वचन के साथ यानी कि एक वस्तु के साथ, जबकि दीज हमेशा ध्यान रखिएगा बहुवचन यानी कि बहुत सारी वस्तुओं के लिए यूज़ होता है। इसी प्रकार दैट ध्यान रखिएगा एक वचन है और दोज बहुवचन है दैट का, लेकिन ये हमेशा एक वस्तु के लिए आता है, किसके लिए, एक वस्तु के लिए। और ये जबकि दोज हमेशा ध्यान रखिएगा बहुवचन के लिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा दूर की वस्तु के लिए, किसके लिए, दूर। अगर दूर में कोई वस्तु है तो हम दैट और दोज का यूज़ करेंगे, लेकिन पास में अगर कोई वस्तु है तो दिस और दीज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, व्यष्टिवाचक। क्या, व्यष्टिवाचक यानी कि एक तरह से बांटना, जिसमें डिवाइडेशंस हो, अलग अलग हो। क्या बोलेंगे, व्यष्टिवाचक प्रोनाउन। इसमें आता है नॉर्मली आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईटीसी। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में व्यष्टिवाचक में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये होते हैं। इनका भी प्रयोग हम फुल डिटेल से देखेंगे, इनका कैसे हम प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, किस चीज़ों के लिए करते हैं, तो ये डिटेल से। और ये भी ध्यान रखिएगा जैसे दिस, दैट, दोज, दीज, ईच, एवरी, आइदर, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, या पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव प्रोनाउन कंपटीशन में भी आता है और इसके अलावा हर कक्षा में यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से समझिएगा और आगे वीडियो आप मिस मत करिए ताकि आप कंटिन्यूसली पढ़ सकें। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है, एक एक चीज़ों के लिए किया जाता है, हर एक के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा फ़र्क है ना। इसी तरह आइदर मतलब या तो, नाइदर का मतलब ना तो। ठीक है, अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, परस्पर संबंधवाचक, मतलब एक दूसरे में कोई चीज़ कनेक्ट हो, जुड़ी हो और उनमें संबंध हो, तो परस्पर संबंधवाचक, संबंधवाचक। तो परस्पर संबंधवाचक इसमें क्या होता है, कोई चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जैसे मैं कह दूँ ईच अदर, सच अदर। ठीक है, और भी होते हैं ईटीसी कर दें। तो ये परस्पर वाचक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि दो शब्दों सेंटेंसों को जोड़ा जाता है इसके अंतर्गत नॉर्मली। ठीक है, अब आगे आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक। निजवाचक का मतलब समझिए कैसे, जो खुद के लिए कहें, निजी के लिए कहें, अपने लिए कहें, उसे कहते हैं निजवाचक। जैसे मैं कह दूँ मैं खुद यानी कि माई सेल्फ, वे खुद यानी कि दे सेल्फ। मैं कहूँ आप खुद, कौन, आप खुद, तो योर सेल्फ। इसी तरह हम खुद, हम सब मिलके कहें हम खुद किए हैं ये काम, तो बोलेंगे आवर सेल्फ। यानी कि मैं अगर सस्ते में कहूँ तो सेल्फ लगा दो, क्या लगा दो, सेल्फ, तो इसे कहते हैं निजवाचक। क्या, निजवाचक, यानी कि सेल्फ लगा करके बनते हैं ज़्यादातर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे होते हैं निजवाचक जिसमें हम सेल्फ लगा दें। जैसे कि मैं कह दूं माई सेल्फ, मतलब मैं खुद, योर सेल्फ यानी कि आप खुद। इसी तरह आवर सेल्फ यानी कि हम खुद। इसी तरह हिम सेल्फ, वह खुद। हर सेल्फ, हर सेल्फ। तो ये सेल्फ लगा करके आप बना सकते हैं। ये क्या हो जाते हैं आपके निजवाचक, यानी कि जिसमें हम खुद को कहते हैं, स्वयं को कहते हैं। इसी प्रकार आ जाते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन।
एम्फैटिक का मतलब होता है दबाववाचक सर्वनाम। एम्फैटिक, आगे हम इसका डिटेल से देखेंगे एम्फैटिक क्या होता है, एम्फैटिक का स्पेशल रूल देखेंगे, ठीक ना। अभी हम समझते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। ऐसे प्रोनाउंस जो स्वयं पर दबाव डाले, क्या स्वयं पर दबाव डाल करके बात करे, वहाँ पर हम कहेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। होते यही हैं आपके, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें दबाव होता है। क्या होता है? दबाव, खुद पर कोई प्रेशर डाला जाता है। तो होते हैं आपके माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यूज़ यही होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ पर क्या रहेगा? दबाव रहेगा, ठीक है। अब आगे देखें, हम लोग देखेंगे आगे जो अपने साथ हो चुके हैं। अब 8वां नंबर देखते हैं, तो वो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या? जो अनिश्चित हो। याद करिए, मैं आपको आर्टिकल पढ़ाया हूँ। आर्टिकल में क्या पढ़ाया था? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 2। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चय, इनडेफिनिट में ए एन आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ऐसे प्रोनाउन जो निश्चित नहीं होते कि किसकी जगह पर आ जाए, इसीलिए वो अनिश्चित होते हैं या अनिश्चित वाचक कहलाते हैं, या निश्चयवाचक। क्या? अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो अनिश्चित होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो अनिश्चित होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका बॉडी लगा हो, बॉडी बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, और थिंग लगा हो, नॉर्मली ये। तो ध्यान रखिएगा, बॉडी का मतलब ऐसा समझिए, समबडी का नाम सुने हैं? समबडी, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसी तरह एनीबडी, क्या? एनीबडी। इसी तरह नोबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। और क्या सुने हैं थिंग वाले? जैसे मैं कह दूं समथिंग, क्या? समथिंग, नथिंग, क्या? वो नथिंग है, NOTHING, ठीक है ना, नथिंग। इसी तरह एवरीथिंग, क्या? एवरीथिंग। हर एक चीज़ को आप नोट करते जाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको रब करता जाऊंगा, अगर जगह नहीं रहेगी तो। मेरे बोर्ड में अगर जगह कम जाएगी तो मैं मिटा दूंगा। इसलिए हर एक चीज़ को पढ़ते जाइए, देखते जाइए और भगाइएगा मत। क्लियर क्रम से देखिएगा ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। एक बार में ना आए समझ में तो 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, ठीक है। और आपको बता दूं, अब जल्द ही 15 तारीख से हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सुबह 6:30 से 10वीं की रहेगी, और उसी के बाद आपकी 9वीं की, 11वीं की और 12वीं की क्लास रहेगी। तो आप 15 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइमिंग के लिए मैं मैसेज कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, इसी तरह एनीथिंग, क्या? एनीथिंग, ठीक है, क्या? एनीथिंग। इसी तरह ध्यान रखना, सम मनी, सम, एनी, सम हो गया, एनी हो गया। मच का नाम सुने होंगे, मच, मैनी, अनदर, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो निश्चित नहीं होते हैं उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस कौन कौन से हैं ये हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ETC कर दिया, लेकिन ये नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, क्या? संबंधवाचक, क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक में क्या क्या आते हैं? आपके जितने सारे WH वर्ड हैं। आप कहेंगे WH वर्ड क्या है?
तो WH वर्ड ध्यान रखिएगा, जो आप क्वेश्चंस करते हैं यानी कि WH वर्ड में क्या आएंगे, मैं कह दूं वाट, क्या, वाट, व्हेन, विच, वेयर, ETC, ये सब क्या हैं, आपके WH वर्ड कहलाते हैं। और ये होते हैं संबंधवाचक यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा बीच में आएंगे, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये बीच में आएंगे, यानी कि दो सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आगे आता है इंटेरोगेटिव। अब नाम से ये इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, क्या, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि ध्यान रखिएगा ये भी क्या होते हैं, हमेशा ध्यान, ये भी WH वर्ड होते हैं। लेकिन कैसे जानेंगे कि ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि रिलेटिव प्रोनाउन, तो सीधी सी मैं पहचान ही बता रहा हूँ, ये वर्ड WH वर्ड बीच में आए तो ध्यान रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यही वर्ड वाक्य के शुरू में आए, कहाँ आए, शुरू में, तो ध्यान रखिएगा वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसमें हु, व्हेन, विच, वेयर, वाट, हाउ, बहुत सारे हैं ऐसे वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा क्या है, इंट्रोगेटिव। तो कैसे जानेंगे, ये हमेशा कहाँ आएंगे, शुरू में, और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के पहले आएंगे। जो अपन की सहायक क्रियाएं होती है उसके पहले आएगा, ध्यान रखिएगा, सहायक क्रिया के पहले, तो वो आपका इंट्रोगेटिव के रूप में ये प्रोनाउन होंगे। लेकिन यही शब्द यानी कि ये WH वर्ड्स अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो ध्यान रखिएगा वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, वाक्य के बीच में, ध्यान रखिएगा कहाँ, बीच में आए तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बीच में आते हैं WH वर्ड तो रिलेटिव प्रोनाउन, शुरू में आते हैं WH वर्ड तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक, क्या, विस्मय बोधक सर्वनाम, ठीक है ना। अब ये क्या कहलाता है, विस्मय बोधक का मतलब जो आप आश्चर्य में पड़ जाएं, अचानक सरप्राइज में आ जाएं, आश्चर्य हो जाए, दुखी हो जाएं, घृणा करें, ये सब क्या है, जब कोई चीज़ है जिसमें आप मान लीजिए सपोज दैट आप स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, अचानक कहीं एक्सीडेंट हो जाए या गिर जाएं तो आप क्या होंगे, अरे ओ क्या हो गया, ऐसे शब्द। तो ध्यान रखिएगा इसमें नॉर्मली वाट का प्रयोग किया जाता है, और एक ये चिन्ह है, ध्यान रखिएगा ये विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता, ये जरूर लगा होगा, तो आप समझ जाइए वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो हम नॉर्मल ओवरव्यू देखे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम फुल डिटेल से बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये हम प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, हम अपने स्टेप बाय स्टेप या सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको किसी भी प्रोनाउन में दिक्कत हुई हो या दिक्कत हो, ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे इनमें कैसे प्रयोग किए जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, शायद हम टेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो पुराना वीडियो है उनको ज़रूर देख लीजिए, जो पुराने सारे सभी वीडियो हैं, और आप कर्ता, नाउन, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, आर्टिकल्स को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अब फिर उसके बाद टेंस में आएंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी तो ध्यान रखिएगा टेंस भी आपसे नहीं बनेगा। और ऑफलाइन क्लास जल्द ही चालू होने वाली 15 तारीख से, इसी 15 से यानी कि 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। सुबह है, ध्यान रखिएगा, सुबह है आपकी 6 बजे 10वीं की मैथ रहेगी, फिर 6 बजे से रहेगी, उधर 7:30 से ध्यान रखिएगा 9वीं की मैथ रहेगी, फिर आपकी 9 बजे से 11वीं की कॉमर्स रहेगी, ठीक है। और शाम को इंग्लिश रहेगी और 12वीं की कॉमर्स रहेगी। और आप ज़्यादा हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 83 57 85 92 49 पर, ठीक है ना। तो आप इसमें पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे इस नंबर पर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।